नमस्ते। हिंदी सिनेमा रिकैप्स में आपका फिर से स्वागत है। आइए वीडियो पर आते हैं। हमें केट से मिलवाया जाता है जो एक सफेद कमरे में है जहां चारों ओर गद्देदार दीवारें हैं। वो अचानक उठती है और पाती है कि वो कहीं बंद है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। तभी एक भयानक आवाज आती है जो एक विशालकाय जानवर की दहाड़ जैसी लगती है और वह आवाज कमरे की दीवारों से गूंजने लगती है। कुछ समय बाद आवाजें कम हो जाती हैं और अंधेरा छा जाता है। फिर अचानक रोशनी वापस आ जाती है और दरवाजा खुल जाता है। केट डरते हुए उस दरवाजे से बाहर निकलती है और एक सुनसान गलियारे में प्रवेश करती है। उसे अचानक ठंड का एहसास होता है। वो दूसरे कमरे के दरवाजे की ओर जाती है और उसकी खिड़कियों से झांकने की कोशिश करती है। तभी वो एक आदमी से टकराती है जिसका नाम जैक है। जैक उससे मदद मांगता है और कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। केट दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल देती है। वे दोनों सावधानी से गलियारे में आगे बढ़ते हैं। जैक के पूछने पर केट बताती है कि उसने क्यों दरवाजा खोला था। वह कहती है कि दरवाजा बंद नहीं था क्योंकि शॉर्ट सर्किट के कारण ताले खुल गए थे। ये सुनकर जैक थोड़ा चौंकता है। फिर वह केट से पूछता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन केट कुछ नहीं बताती। वे दोनों मिलकर उस जगह का पता लगाने निकलते हैं। तभी अचानक गलियारे में फिर से बिजली चली जाती है। अब हमें उसी रहस्यमयी इमारत के दूसरे हिस्से में दिखाया जाता है जहां चार्ली और स्टेसी भी होश में आते हैं। वो स्टेसी से कहता है, तुम्हें पता है अगर रोशनी चली गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद चार्ली स्टेसी की कोठरी में लौट आता है और दोनों मिलकर आगे की योजना बनाते हैं। लेकिन अचानक केट और जैक के कदमों की आवाज आती है। वे जल्दी ही खुद को एक ही तरफ पाते हैं जहां ग्रिल के पास केट और जैक खड़े होते हैं। केट और जैक देखते हैं कि एक कोठरी का दरवाजा खुला है और वे जोर से पूछते हैं कि क्या वे वहां से बाहर जा सकते हैं। तभी चार्ली सेल से झांकते हुए उन्हें बताता है कि उसे और स्टेसी को भी कुछ याद नहीं है, न उनका नाम, न ही वे यहाँ कैसे आए। केट फिर सुझाव देती है कि वे दोनों दिशाओं में गलियारों की खोज करें और अगर कोई बाहर निकलने का रास्ता पाता है तो वे वापस ग्रिल तक लौट आएंगे। सब लोग सहमत हो जाते हैं, हालांकि वे सभी अभी भी ठंड से कांप रहे होते हैं। स्टेसी केट से ये भी कहती है कि अगर वो हीटिंग सिस्टम ढूंढे तो उसे चालू कर दे। फिर वे अलग अलग दिशा में चलते हैं। केट और जैक जल्दी ही एक कमरे में पहुंचते हैं जो एक स्कूल की कक्षा जैसा दिखता है। कमरे में बोर्ड पर शब्द लिखे होते हैं जैसे आत्मा, शरीर, मन, प्रकाश, कपड़े और स्मृति। चार्ली सोचता है कि यहाँ बाकी लोग कहाँ गए होंगे और क्यों ऐसा कुछ हुआ, लेकिन तभी गलियारे में एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। वे खुद को एक सीढ़ी के पास पाते हैं जो घने अंधेरे की ओर जाती है। चार्ली नीचे जाने का सुझाव देता है लेकिन स्टेसी उसे ये जोखिम लेने से मना करती है। फिर भी चार्ली बिना किसी डर के अकेले नीचे उतरता है। जल्द ही वो खुद को पूल एरिया में पाता है जहाँ पानी में एक नग्न लड़की नजर आती है। स्टेसी भी कुछ देर बाद उसके पास जाती है। तभी लड़की, जिसका नाम एम्बर है, उन्हें देखती है और उन्हें पास बुलाती है। चार्ली उससे पूछता है कि क्या उसे अपने बारे में कुछ याद है, तो एम्बर नकारात्मक रूप से जवाब देती है। वो बेफिक्र नजर आती है और कहती है कि वे दूर चले जाएं ताकि वो कपड़े पहन सके। हालांकि चार्ली खुद को रोक नहीं पाता और अपनी परछाई को देखता रहता है। एक पल के लिए उसकी परछाई भयावह रूप ले लेती है। डर के मारे चार्ली पीछे मुड़ता है और स्टेसी से पूछता है कि क्या उसने भी वही देखा, लेकिन स्टेसी उसकी चिंता का गलत अर्थ निकालती है। चार्ली डर के मारे स्टेसी से कहता है कि उसने जो देखा वह सिर्फ एक भयानक छाया थी, लेकिन एम्बर बीच में हस्तक्षेप करते हुए हंसते हुए कहती है, ये सब बस तुम्हारा डर है। स्टेसी फिर भी पूछती है कि क्या एम्बर खुद डर नहीं रही है। एम्बर जवाब देती है, मैं जानती हूँ कि जो होने वाला है वो कुछ नहीं बचने देगा। इतना कहकर लोहे के मजबूत दरवाजे के पीछे एक कमरे में जाती है। कमरे में प्रवेश करते ही वे पाते हैं कि यह एक संवेदी अभाव कक्ष जैसा दिखता है। जब वे कमरे की खोज करते हैं तो उन्हें एक नियंत्रण प्रणाली मिलती है। जैक उन लीवरों को छेड़ता है जो कमरे का तापमान नियंत्रित करते हैं। पाइपों और गलियारों से एक कर्कश गर्जना गूंजती है। केट चुपचाप इस बदलाव को देखती है और चार्ली और स्टेसी की सुरक्षा के लिए आशा व्यक्त करती है। अचानक एक दस्तक सुनाई देती है और वे परेशान हो जाते हैं। फिर भी वे आदेशों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक अस्त व्यस्त प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ है जो कई सेंसरों से जुड़ा हुआ है। केट ध्यान से उसे देखती है और महसूस करती है कि उस आदमी में जीवन के कुछ संकेत हैं, हालांकि उसका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। डिवाइस की जांच करने पर वो देखती है कि यह पहले 8 बार उपयोग किया गया है। हालांकि वो यह नहीं समझ पाती कि यह डिवाइस क्या करता है, लेकिन उसे लगता है कि इसके प्रभाव अपरिवर्तनीय होंगे। जैक केट की चिकित्सा विशेषज्ञता को देखकर उसकी तारीफ करता है। इस पर केट स्वीकार करती है कि उसे अपने चिकित्सा ज्ञान के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। प्रयोगशाला में उन्हें 2 पुराने लैब कोट मिलते हैं जिन्हें वे पहन लेते हैं ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। फिर उनकी खोज जारी रहती है। केट की नजर एक कवरबोर्ड के ऊपर रखी ट्रे पर जाती है। जैसे ही जैक उस ट्रे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, वह ट्रे जोर से फर्श पर गिर जाती है। शोर सुनकर दोनों डर जाते हैं और यह शोर किसी अजनबी को आकर्षित कर सकता है। जैक डर के
बावजूद एक स्कैल्पेल हाथ में लेकर तैयार हो जाता है ताकि वे जो भी आगे हो उससे निपट सकें। केट के पास लौटकर जैक उसे आश्वस्त करता है कि गलियारा सुनसान है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम डेव है अचानक उन पर क्रूर हमला कर देता है। डेव उन्हें सफेद लैब कोट पहने देखकर डॉक्टर समझ लेता है। वो जोर से कहता है कि वो और उसके साथी को उसी भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसा उस बूढ़े आदमी का हुआ था। केट उसे अपनी मासूमियत समझाने की कोशिश करती है और उसे दिखाती है कि वे सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं, जिससे डेव धीरे धीरे शांत हो जाता है। डेव फिर अपनी स्थिति के बारे में बताता है। वह भी सफेद कमरे में जागने और खंडित यादों से परेशान होने की बात करता है। केट उसे समझाती है कि इस घातक स्थिति से बचने के लिए उन्हें एकजुट होकर काम करना होगा। डेव, जो अब स्थिति को समझ चुका था, गलियारे के अंत में एक निकास खोजने की बात करता है। जब डेव दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है तो वह विद्युत रूप से बंद दरवाजे से जकड़ा होता है। दरवाजा सील रहता है और केट को ये समझ में आता है कि हाल ही में जो दस्तक सुनाई दी थी वो डेव के प्रयासों के कारण थी। जैक थोड़ा चिंतित होता है। अचानक उनके सामने दीवारों से छायाएं उभरने लगती हैं और एक डरावनी आकृति प्रकट होती है। वे डर के मारे दीवार से सटकर खड़े रहते हैं। तभी अचानक उस छाया से एक भाला निकलता है और डेव को जोर से छेद देता है। ये देखकर केट और जैक दोनों चौंक जाते हैं। उनके शरीर में सदमे की लहर दौड़ जाती है। वे जल्दी से प्रयोगशाला से बाहर भागते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो डेव घायल हालत में उन्हें आने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से राक्षसी प्राणी पकड़ लेता है। अब केट और जैक को यह एहसास होता है कि वे उस प्राणी से बचने के लिए दौड़ रहे हैं जिसकी भयानक दहाड़ उनके पीछे गूंज रही है। उनका रास्ता एक गेट से अवरुद्ध हो जाता है। जैक उन्मत्त होकर गेट पर लगे ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि अंधेरा उन्हें घेरने की धमकी दे रहा होता है, लेकिन जैक के दृढ़ प्रयास रंग लाते हैं और वह समय रहते दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। केट और जैक एक सफेद कमरे में शरण लेते हैं। वे राक्षसी प्राणी को उनके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए देखते हैं और फिर वो गलियारे की गहराई में गायब हो जाता है। धीरे धीरे केट जैक के घावों पर मरहम लगाती है। उसके इस प्रयास को देखकर जैक सोचता है कि वह कितनी शुष्रुता के साथ इन कार्यों को कर रही है, जैसा कि वह पहले भी करती रही होगी। केट की खोई हुई यादों को देखते हुए वो उम्मीद जताती है कि उसकी पहचान जल्द ही वापस आ जाएगी। वे अपनी अस्थायी शरण से बाहर निकलते हैं और एक सीढ़ी ढूंढते हैं जो एक पूल एरिया की ओर जाती है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वे तीनों को नहीं पाते जो कुछ समय पहले यहाँ थे, लेकिन वे कुछ लाल निशान पाते हैं जो उन्हें दूसरे दरवाजे की ओर ले जाते हैं। इन निशानों का पीछा करते हुए वे चेंजिंग रूम में पहुंचते हैं जहां एम्बर, चार्ली और स्टेसी प्रकट होते हैं। चार्ली अचानक एम्बर को समूह से मिलवाता है और पूछता है कि क्या किसी ने कुछ नया खोजा है। जैक और केट एम्बर को उस छायादार प्राणी के बारे में बताते हैं जिससे उन्होंने हाल ही में मुलाकात की थी और जो भूलने की बीमारी से पीड़ित एक अन्य व्यक्ति को खा चुका था। एम्बर सुझाव देती है कि वे उस प्राणी का पीछा करें और चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाती है। हालांकि चार्ली और स्टेसी एम्बर पर संदेह जताते हैं, फिर भी जैक उसका समर्थन करता है और कहता है कि डरने की कोई वजह नहीं है। लेकिन केट दृढ़ रहती है और कहती है कि उन्हें एम्बर का पीछा करना जारी रखना चाहिए। इस साझा संकट ने उन्हें एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचाया जो बहुत डरावना था। इसके बगल में लाल धब्बे लगे हुए थे। केट वहां दस्तावेजों और चाबियों का एक सेट खोजती है और वे सावधानी से दरवाजे के भीतर प्रवेश करते हैं। अंदर वे एक आदमी को पिंजरे में कैद देखते हैं जो दीवार से जंजीरों से बंधा हुआ था, जिसका नाम स्टीव है। अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसे भी याददाश्त खोने की समस्या है, जैसे वे सभी लोग महसूस कर रहे थे। केट स्टीव को मुक्त करने का निर्णय लेती है क्योंकि वे सब सामूहिक रूप से भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। तभी स्टीव उनका ध्यान एक दूसरे दरवाजे की ओर दिलाता है जहां एक और खतरा छिपा हो सकता है। केट ध्यान से दरवाजे के पास जाती है और पता लगाती है कि अंदर किसी को सहायता की आवश्यकता है। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक और व्यक्ति मिलती है जो मदद की गुहार लगा रहा होता है। उसकी बॉडी जैकेट और मुखौटे में बंधी होती है। केट तुरंत उसे मुक्त करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक दीवारों पर छाया फिर से दिखाई देती है और राक्षसी प्राणी हमला करने लगता है। वो भाले फेंकता है जिससे हर कोई बाल बाल बचता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता और आखिरकार मेलिसा को पकड़ लेता है। कुछ समय बाद समूह को मेलिसा के शरीर के कटे फटे अवशेष मिलते हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इसके बाद वे एक सुरक्षित स्थान पर शरण लेते हैं जहां स्टीव एम्बर के बिना होने पर उससे नाराज हो जाता है और प्रतिशोध की धमकी देता है। केट उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने की सलाह देती है। एम्बर, जो पहले ही सब कुछ देख चुकी है, फिर से अपनी भविष्यवाणी दोहराती है कि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचने वाला, क्योंकि राक्षस ने पहले ही सभी कर्मचारियों को मार डाला है। चार्ली भ्रमित हो जाता है कि उनके शरीर कहाँ गए, लेकिन किसी को भी जवाब नहीं मिलता। समूह में असहमति और संदेह के बावजूद वे आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहां हर एक का सामान एक लॉकर में रखा हुआ होता है। इन लॉकरों में उनके नाम और पेशे से जुड़ी जानकारी भी मिलती है। चार्ली एक प्रोग्रामर है, स्टेसी एक वेंचर कंपनी की वित्तीय निदेशक है, केट एक डॉक्टर है, जैक एक वकील है, स्टीव एक अपराधी है, मेलिसा एक नर्स थी, एम्बर एक मानसिक रूप से बीमार मॉडल है और डेव सुरक्षा प्रमुख थे। ये पता चलता है कि वे सभी किसी न किसी रूप में एक संस्थान से जुड़े हुए थे। इसके बाद हर कोई अपने सामान के साथ अपनी हैरान करने वाली स्थिति पर चर्चा करता है। स्टीव को अपनी बंदूक मिलती है और उसे लगता है कि यह राक्षस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन जल्दी ही
ही उन्हें समझ में आता है कि केवल उज्ज्वल रोशनी ही इस राक्षस को रोक सकती है। फिर वे गलियारे में आगे बढ़ते हैं जब अचानक एक दरवाजे के पीछे से घंटी की आवाज आती है। केट उस दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन चाबियों के बावजूद उनका प्रयास सफल नहीं होता। एम्बर उन्हें उस कमरे में ले जाती है जहां वह पहली बार जागी थी। इस कमरे की स्थिति बाकी जगहों से काफी बेहतर दिखती है। वे वहां एक दो तरफा दर्पण देखते हैं जिसके माध्यम से एम्बर को देखा गया था। स्टीव जल्दी से कदम उठाता है और दर्पण को तोड़ देता है। एक बार फोन की घंटी बजती है, लेकिन जब केट फोन का जवाब देती है तो वहां पूरी तरह से चुप्पी छा जाती है। जब वे दीवारों पर लाल छींटे देखते हैं तो ये किसी खौफनाक घटना का संकेत देते हैं। चार्ली जांच करने की कोशिश करता है और वह कंप्यूटरों के जरिए संस्थान के कर्मचारियों के बारे में जानकारी हासिल करने की उम्मीद करता है। जल्द ही यह खुलासा होता है कि वे डॉक्टर मैनेजर के नेतृत्व वाले साइकेट्री इंस्टीट्यूट में हैं, जहां एक एनोनिमस डॉक्टर ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया था जो मानव स्मृति को मिटाने में सक्षम था। शुरुआत में इसे गंभीर मानसिक आघात के उपचार के लिए तैयार किया गया था, लेकिन डॉक्टर मैनेजर के तहत इसका उपयोग बढ़ा दिया गया। एम्बर इस उपकरण का पहला परीक्षण विषय बनती है। इसके बाद स्टीव की हिंसक प्रवृत्तियों और जैक के कैटेटोनिक सिंड्रोम के उपचार के लिए इसे प्रयोग में लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ गलत हो गया। चार्ली ने बताया कि इस उपकरण का 8 बार इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जैक के बाद इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तभी स्टीव ने चार्ली पर बंदूक तान दी और सच्चाई जानने की मांग की। केट ने हस्तक्षेप करते हुए बताया कि किसी को भी कुछ याद नहीं है या उनके पास कोई जानकारी नहीं है। उसने बताया कि उनके लिए अब सबसे जरूरी बात यह है कि वे बच जाएं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि एकमात्र निकास एक दरवाजे के माध्यम से है जिसे डेव नहीं खोल सका था। चार्ली ने सुझाव दिया कि उस दरवाजे का इलेक्ट्रॉनिक लॉक काटा जाए ताकि सभी बिजली बंद हो जाए और दरवाजा खुद खुल सके। हालांकि स्टीव राक्षस के उस खौफनाक प्रकाश से बचने का प्रयास करता है, लेकिन स्थिति अब और भी जटिल हो जाती है। स्टीव ने चेतावनी दी, लेकिन चार्ली की योजना के खिलाफ वह नहीं रुका। स्टीव की बातों को नजरअंदाज करते हुए बाकी लोग चार्ली का समर्थन करते हैं। हालांकि चार्ली को यह बताना पड़ता है कि जनरेटर को निष्क्रिय करने के लिए एक और कंप्यूटर की जरूरत है। केट को याद आता है कि प्रयोगशाला में एक कंप्यूटर था और वह उसे सक्रिय करने का सुझाव देती है, लेकिन चार्ली को नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए बिल्डिंग बंद करने से पहले कुछ समय और चाहिए। केट थोड़ी चिंतित होती है कि चार्ली बिना रोशनी के उन्हें कैसे ढूंढ पाएगा, लेकिन चार्ली टॉर्च दिखाकर उन्हें आश्वस्त करता है। एम्बर भी चार्ली के साथ रुकने का फैसला करती है और केट उन्हें जाने के लिए कहती है। ऊपर की मंजिल पर जब रोशनी चली जाती है, हालांकि केट को डेव की अनुपस्थिति की चिंता होती है। जब राक्षस ने बूढ़े आदमी पर हमला करने में विफलता पाई तो जैक तुरंत कंप्यूटर को सक्रिय करने का प्रस्ताव देता है। केट को पता चलता है कि बूढ़ा आदमी मेमोरी डेप्रिवेशन डिवाइस से जुड़ा हुआ है। ये संकेत मिलता है कि उनके समूह की संख्या 9 हो गई है, लेकिन डिवाइस का उपयोग केवल 8 बार किया गया था, जिससे ये साफ होता है कि कोई जानकारी छिपाई जा रही है। स्टीव को संदेह होता है कि चार्ली ने कंप्यूटर को सक्रिय करने से रोका है जब तक कि वो और स्टेसी बाहर निकलने की पुष्टि नहीं कर लेते। इस दौरान केट और जैक प्रयोगशाला में ही रहते हैं। केट को ये जानकर हैरानी होती है कि बूढ़े आदमी की पहचान जैक से जुड़ी हुई है और वह उसकी धोखेबाजी का आरोप लगाती है। जैक कबूल करता है कि संस्था का उद्देश्य लोगों की मदद करना और उन्हें एक नई शुरुआत देना था। जब आपको ये याद नहीं रहता कि आप कौन थे, तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते थे, जैक ने कहा। लेकिन कुछ गलत हो गया था। जैक ने समझाया कि चेतना, शरीर और आत्मा के बीच का संबंध बहुत जटिल है। ये पता चलता है कि उसका और बूढ़े आदमी का संबंध पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। हालांकि बूढ़े आदमी का शरीर अछूता था। डिवाइस ने जब उसके मस्तिष्क तक पहुंच बनाई तो कथित तौर पर उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और वही इकाई बन गई जो अब उन्हें तंग कर रही थी। यह इकाई अब मस्तिष्क के बजाय आत्मा के रूप में सक्रिय हो गई थी। जैक ने बताया कि इकाई अब अपने शरीर और आत्मा से रहित हो चुकी है और अब वह किसी भी जीवन को खत्म करने के लिए प्रेरित हो रही थी। वो और शैडो अब किसी भी कीमत पर बाहर निकलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अचानक केट ने जैक को डॉक्टर मैंगल के रूप में पहचाना और इस रहस्योद्घाटन से उसके मन में सवाल उठने लगे। उसने अपनी पहचान के बारे में पूछा तो डॉक्टर मैंगल ने बताया कि वो उसकी पत्नी है। इस पर केट सदमे में आ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। डॉक्टर मैंगल कंप्यूटर को सक्रिय करता है और इससे चार्ली को आवश्यक जानकारी मिलती है। इसके बाद डॉक्टर मैंगल बताता है कि नर्स मेलिसा ने सोचा कि वह अपने प्रयोगों में बहुत आगे बढ़ चुका था और इस बारे में स्टेसी को सूचित किया था। कोई विकल्प न होने पर उसने स्टेसी का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया ताकि वो उसकी योजनाओं को रोकने से चुप रहे। चार्ली और डेव इस खुलासे से हैरान हो गए और उन्हें भी वही दर्द सहना पड़ा जैसा कि केट को हो रहा था। केट ने डॉक्टर मैंगर से अपने इरादों और कार्यों के बारे में सवाल किया। इसके जवाब में डॉक्टर मैंगर ने अपना स्नेह स्वीकार किया और कहा कि उसने अपने प्यार को बनाए रखने के लिए सभी अनावश्यक विचारों को हटाने का फैसला किया। तुम एक बीमार इंसान हो, केट ने कहा। डॉक्टर मैंगर ने जवाब दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ बहस नहीं करेगा, बल्कि यह कहेगा कि उन्हें अपने कपड़े उतारने चाहिए, क्योंकि जिनके पास कोई यादें नहीं होती उन्हें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती और छाया उन लोगों को पसंद करती है जिनकी पहचान अधूरी रहती है। इस बीच स्टीव और स्टेसी कंप्यूटर को चालू करने के लिए प्रयोगशाला में लौट आए। डॉक्टर मैंगर ने स्टीव पर स्कैल्पेल से हमला किया और स्टेसी को मार डाला। केट, जो अब अपने पति से पूरी तरह नफरत
मदद करती थी उस पर हमला करती है। चार्ली ने आखिरकार बिजली काट दी और दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाकी लोग अंधेरे में ही उसके पास पहुंचते हैं। वे संवेदी अभाव कक्ष में परेशान स्टेसी को पाते हैं, जहां रोशनी अभी भी जल रही थी। केट ने डॉक्टर मैंगल के बारे में सच्चाई का खुलासा किया और वो दरवाजे पर बंदूक लेकर आया। उसने कसम खाई कि वो उन्हें भागने नहीं देगा और न ही उन्हें अपने प्रयोगों के बारे में किसी को बताने देगा। चार्ली और एम्बर अपनी खोज जारी रखते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे एक छाया दिखाई देती है। सौभाग्य से वे खुद को पूल में डुबोकर पहचान से बच निकलते हैं। कुछ समय बाद चार्ली देखता है कि छाया नाले से बाहर निकलकर एम्बर को निगलने की कोशिश कर रही है, जबकि केट और स्टेसी पाइपों में हलचल महसूस करती हैं। एंटिटी पास आती है और स्टेसी खुद को चैम्बर में छुपाने का प्रयास करती है, लेकिन छाया उसे पकड़ लेती है। डॉक्टर मैंगर सबसे पहले वांछित दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना स्टीव से होता है, जो अब भी जीवित है, लेकिन डॉक्टर जवाब में उसे गोली मार देता है। जब डॉक्टर मैंगर दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक और खतरनाक छाया से होती है। चार्ली केट को कमरे से बाहर निकालता है और उसे डॉक्टर मैंगर के बारे में सब कुछ बताता है। वे जल्द ही खुद को निकास द्वार पर पाते हैं, जहां उनका सामना एक खतरनाक छाया से होता है, लेकिन वे पूरी ताकत से उस पर हमला करते हैं और उसे भगा देते हैं। अपने टॉर्च की चमकदार रोशनी से वे बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन छाया फिर भी अंधेरे जंगल में उनका पीछा करती रहती है। केट और चार्ली बिना पीछे देखे दौड़ते हैं, लेकिन अचानक ठोकर खाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। राक्षस उनके ऊपर मंडरा रहा होता है, लेकिन तभी सूरज उगना शुरू हो जाता है। सूरज की रोशनी जंगल को पूरी तरह से रोशन कर देती है और छाया गायब हो जाती है। केट और चार्ली अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं और वे एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। इससे वास्तव में मेरे चैनल को मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।